बच्चों, आज का पाठ है पाठ 3 शब्द विचार। आज मैं आपको शब्द के बारे में बताऊंगी। पिछली बार जैसे कि मैंने आपको भाषा और वर्ण के बारे में बताया था और आज मैं आपको शब्द के बारे में बताऊंगी। तो आइए आरंभ करते हैं। शब्द विचार में शब्द की रचना, भेद तथा उत्पत्ति के विषय में पता चलता है। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। वर्ण वो होते हैं जो हमारी वर्णमाला होती है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। आ से लेके अंग तक स्वर वर्ण और का से लेके ज्ञा तक व्यंजन वर्ण। उन वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है। जैसे ये देखिए, पा धन आ, पा धन ए, धन ता, धन आ। आ इसलिए है क्योंकि पा पीछे से पा की आवाज़ निकालने पर पीछे से आ की ध्वनि सुनाई देती है। और फिर ई इसलिए है क्योंकि हमें पा पर ई की मात्रा लगानी है। इसके बाद ता के बाद आ की मात्रा ये इसीलिए है क्योंकि पीछे हमें ता की ध्वनि निकलेगी। तो हमारा यह शब्द वर्ण मिलकर शब्द बनाएंगे तो वो हमारा शब्द बनेगा पपीता। इसी प्रकार यह है माँ धन उ, धन रा, धन आ, धन गा, धन आ, मुर्गा, मुर्गा। इसी प्रकार ला धन आ, डा धन आ, धन का, धन ई। का पे ई की मात्रा लगाएंगे इसीलिए यह ई, लड़की। ऊपर दिए गए शब्दों की रचना वर्णों के मेल से हुई है और इन सभी शब्दों से कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या यूं कहिए कि दो या दो से अधिक वर्णों अथवा वर्णों एवं मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे कि हम इनमें यह पपीता, मुर्गा और लड़की, इन शब्दों के तो कोई ना कोई अर्थ हैं। अगर हम इनको दूसरे तरीके से पढ़ें, तापीप, गारमू, तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। हम इन शब्दों को पढ़ तो लेंगे, इनके वर्णों को समझ तो लेंगे, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए यह शब्द निरर्थक है। कहने का आशय यह है कि वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद। हिंदी शब्दों को नीचे दिए गए आधारों पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 बनावट के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति जैसे कि जन्म होना, किसी चीज की उत्पत्ति होना या उन चीजों का, उन शब्दों का उत्पन्न होना। का तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, क्षेत्र, कर्म। खा तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, खेत, काम। यहाँ देखिए बेटा, दोनों वाक्यों में कितना अंतर है। यहाँ संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, और यहाँ संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के साथ, यानी एक जगह भाषा आ रही है और एक जगह शब्द आ रही हैं। भाषा के बिना शब्द किसी परिवर्तन के जो हिंदी में आए हैं वो है तत्सम शब्द,
और जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं वो है तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं। गा देशज शब्द, वे शब्द जो क्षेत्रीय स्थानीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, खटपट, थैला, खूंखार, चटर-पटर, हलवा, खुरपा, फावड़ा। ये एक क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द हैं, इसीलिए इनको क्षेत्रीय और स्थानीय इन प्रभाव के कारण जो बोले जाते हैं ये वो शब्द हैं और इनको देशज शब्द कहते हैं। घा विदेशी शब्द, विदेशियों के संपर्क से दूसरी भाषाओं में हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। और इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, जैसे स्कूल, कमीज, बटन आदि। इन शब्दों में दूसरी भाषाओं का संपर्क देखने को मिलता है, इसीलिए इनको विदेशी शब्द कहा गया है। विदेशी शब्दों को उनकी जाति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, स्टेशन, पेन, मार्केट आदि। फारसी शब्द बीमार, अनार, चश्मा, दुकान, दरबार आदि। तुर्की शब्द कैंची, चाकू, तोप, बारूद आदि। फ्रांसीसी शब्द कार्टून, पुलिस, कर्फ्यू आदि। अरबी शब्द औलाद, अमीर, रिश्वत, औरत, कानून आदि। नंबर 2, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। का ऋण शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसा कि बच्चों दोबारा सुनिए, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जाते, ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, वो शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊंट, मेज, दवात, कुत्ता, गुलाब। ये शब्द यूं के यूं ही रह सकते हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनमें हम दूसरे शब्दों का मेल नहीं कर सकते, इसीलिए यह ऋण शब्द है। खा यौगिक शब्द, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है वो हमारा यौगिक शब्द कहलाता है और वह सार्थक शब्द भी है। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। महाधन नगर, महानगर। महाधन सागर, महासागर आदि। विद्या धन आलय। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ 2 शब्द हैं, विद्या अलग है, आलय अलग है। तो इन दोनों शब्दों को जब हमने मिला दिया तो हमारा एक शब्द बना विद्यालय, जो कि एक सार्थक शब्द है। इसका अर्थ है विद्यालय, जहाँ आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हो, विद्यालय। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, जहाँ आप ढेर सारी पुस्तकें रहती हैं और वहाँ आप कोई सी भी पुस्तक लेकर पढ़ सकते हो। महानगर, बड़ा नगर। महासागर, सागरों में बहुत बड़ा सागर, महासागर। गा योग ऋण शब्द, वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो यौगिक होकर भी यानी 2 शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे पीत, अंबर। पीत धन अंबर, पीतांबर। पीले आवरण वाला। अब ये अंबर अलग, पीत को मिलाया और अंबर को मिलाया, ये हमारे 2 शब्द हैं, इनको मिलाने पर पीतांबर। यौगिक शब्द है, लेकिन यौगिक शब्द होकर भी एक अलग ही अर्थ दे रहा है, इसीलिए यह हमारा योग ऋण शब्द है। पीले आवरण वाला यानी कि पीले कलर का वस्त्र धारण करने वाला या पीतांबर।
ओके बच्चों, पीले आवरण वाला, किंतु यह कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यह कृष्ण के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि कृष्ण सदैव पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए उनको पीतांबर कहा गया है। उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। पंकधनज, पंकज अर्थात पंक, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो यहाँ पे यौगिक शब्द है और यौगिक का जो अलग हमारा विशेष अर्थ देने वाला शब्द है वो है पंकज, पंक, कीचड़। इसका मतलब है कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंख में जन्म लेने वाला, किंतु यह कमल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना कि कमल तो कीचड़ में ही पनपता है या कीचड़ में ही उगता है, तो इसीलिए यहाँ पर यह कीचड़ कमल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ यौगिक होकर भी वह किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, वो है हमारे पीतांबर, पंकज। इसी तरीके के और भी शब्द हैं, वो सभी हमारे योग ऋण शब्द में पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जैसे जिन शब्दों का हम किसी भी रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। का विकारी शब्द, वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तित या विकृत हो जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की। मैं, सर्वनाम, मेरा, मुझे, मुझको। छोटा, विशेषण, छोटे, छोटों, छोटी। हंस, क्रिया, हंसती, हंसा, हंसता, हंसते। जैसे संज्ञा, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, जैसा कि आप लोग जानते हो, किसी नाम का या किसी जगह के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम में प्रयोग होने वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं। और क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे है क्रिया कहते हैं। तो ये हमारे विकारी शब्द हैं। अब आता है खा, अविकारी शब्द। वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित या विकृत नहीं होते। ये शब्द वह हैं जो प्रयोग के स्तर पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित या विकृत नहीं होते, ये बदले नहीं जाते। इनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयाबोधक अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, तेज, धीरे धीरे, तेज, धीरे धीरे। क्रिया, संबंधबोधक के भीतर के, ऊपर के लिए, के नीचे, जिससे शब्दों का संबंध होता है। समुच्चयबोधक और मगर तथा लेकिन जो शब्द वाक्य को पूर्ण करने के बीच में लगाए जाते हैं, जैसे और, मगर तथा लेकिन। विस्मयाबोधक जिसमें अचानक हुई स्थिति का विस्मय होता है, जैसे कहते ना, अरे वाह ऐसा हुआ। जैसे यहाँ दिया हुआ, अरे वाह, छी छी। जैसे कोई चीज़ हमें गंदी दिखती है तो उसके लिए बोलते हैं छी छी, अच्छी नहीं है, मुंह बना देते हैं। तो ये हमारे जो शब्द हैं ये हैं हमारे अविकारी शब्द। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। अर्थ, किन्हीं शब्दों का अर्थ निकालना। अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। का पर्यायवाची शब्द, पर्याय का अर्थ होता है दूसरा, अर्थात वे शब्द जो अलग अलग होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, वे
पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला आदि। ये आग के अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है, मतलब यह समानार्थी शब्द हैं। विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है विपरीत, अर्थात ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रदान करें, वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, रात, सुबह, शाम आदि। अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ प्रदान करें, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कर, हाथ, सूंड, टैक्स आदि। इन एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, आपको यह चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा और समझिएगा। ओके।